Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. कुंदन, हाँ सर। आवाज Yes, क्लियर sir. है ना? हाँ सर। ओके। तो देखो, पिछले क्लास में हमने डिस्कस किए थे हमारा जो फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल है, फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल के बारे में हमने डिस्कस किए थे। तो आज हम देखेंगे, और पिछले क्लास में शायद हम हिस्टेरिसिस कार्ड को लेकर डिस्कस किए थे, सही ना? Yes, sir. ओके, तो ठीक है। आप कौन बोला? कौन बोला? हेलो। अच्छा, तो देखो यहाँ पर फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल में हमारे जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच एक कर्व आता है, ठीक है? हम देख लेते हैं, जैसे कि सर नहीं क्वेश्चन। क्या? अरे क्या बोल, देखो ठीक है। आवाज कट रहा है सर। कर रहा है तो साइड नेटवर्क खराब, इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल दिखा रहा है, टावर का इशू है। अब ठीक है ना?
यस सर। हाँ सर ठीक। हाँ, सो जैसे कि मैंने बताया था कि वहां पर आपका क्यूरी टेम्परेचर फेरो इलेक्ट्रिक जो मटेरियल होता है वो पैरा इलेक्ट्रिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कि इसके टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो ये इसका जो हमारा जो डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट होता है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ टेम्परेचर का जो कर्व बनता है यहाँ पर वो कुछ इस तरह सा बनेगा। देखो ये कर्व कुछ इस तरह से बनेगा। हाँ, और ये जो हमारा है ये क्या है, ये पॉइंट पे ये हमारा क्या है, ये टीसी है, मतलब कि ये है क्यूरी टेम्परेचर। सो यहाँ पर देखो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है पहले इंक्रीज होता है, ठीक है, लेकिन आफ्टर क्यूरी टेम्परेचर इसका जो हमारा जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो क्या करेगा, वो घटेगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके जब टेम्परेचर को इससे ऊपर इससे ज्यादा अगर हम इंक्रीज करेंगे तो ये भी डिक्रीज हो जाएगा और इसका जो नेचर होगा ये अब पैरा इलेक्ट्रिक मटेरियल की तरह बिहेव करना शुरू करेगा। सो ये याद रखना, ये है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच का जो ग्राफ है, ठीक है, ये फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल। अब देखो यहां पर क्या होता है, ये जो हमारा डाइलेक्ट्रिक हमारा जो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो पैरा इलेक्ट्रिक और फेरी फेरी इलेक्ट्रिक जो मटेरियल होता है और एंटी फेरो जो होता है, ये इस सारे इसका जो नेचर होगा पैरा इलेक्ट्रिक जो मटेरियल होगा वो ठीक पैरामैग्नेटिक मटेरियल के मटेरियल जब मैग्नेटिक फील्ड में जिस तरह से बिहेव करता है यहाँ पर पैरा इलेक्ट्रिक मटेरियल भी इस तरह से बिहेव करता है। ठीक है, सो पैरा इलेक्ट्रिक मटेरियल और एंटी फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल ये सब सिलेबस में नहीं है, सिलेबस यहाँ पर ही खत्म होता है। ठीक है, सो अब देखो हम कुछ हिस्टेरिसिस कर्व को हम दिखा देते हैं, अगर एग्जाम में पूछे तो इसे ड्रॉ कर देना। सो फेरो इलेक्ट्रिक का जो हिस्टेरिसिस लूप है, हिस्टेरिसिस लूप तो हमने पहले ही दिखाया था। ठीक है, अब जो पैरा इलेक्ट्रिक जो मटेरियल होता है, पैरा इलेक्ट्रिक का कर्व कुछ इस तरह सा बनेगा, देख लो। पैरा इलेक्ट्रिक जो मटेरियल होता है ये है क्या, ये है हमारा फील्ड और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पोलराइजेशन। तो हमने देखा कि फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल में जो हिस्टेरिसिस कर्व आता है वो किसके बीच आता है, एक है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोलराइजेशन के वजह से। सो यहाँ पर जो पैरा इलेक्ट्रिक मटेरियल होगा, पैरा इलेक्ट्रिक मटेरियल का जो हिस्टेरिसिस कर्व बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पर तुम्हें कोई भी हिस्टेरिसिस लूप या एरिया देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर किसी भी लूप और एरिया देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जब भी हम फील्ड को इंक्रीज करेंगे तो इसका पोलराइजेशन इंक्रीज होगा और एक बार सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, फिर हम फील्ड को अगर हम डिक्रीज करेंगे तो ये उसी पाथ को फॉलो करेगा। जैसे कि हमने हमने जो फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल जो है, फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल में क्या देखा था, एकदम सेम टू सेम फेरो मैग्नेटिक मटेरियल का जो हिस्टेरिसिस कर्व होता था, सेम टू सेम। मतलब के फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल में देखो एक बार हम फिर से ड्रॉ कर देते हैं।
जैसे कि हमने देखा कि तो जिस तरह से जाएगा और इस पाथ को फॉलो करेगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ से इस पाथ को फॉलो करेगा, फिर यहाँ आएगा और इस पाथ को फॉलो करेगा। ये हमारा किसका है? ये फेरो इलेक्ट्रिक का है, ठीक है। ये फेरो इलेक्ट्रिक का है, जहां पर एक यहाँ पर पोलराइजेशन होता है और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर फील्ड होता है। यहाँ पर जिस पाथ से ये पोलराइज्ड होगा, जब हम फील्ड को डिक्रीज करेंगे, जीरो पोजीशन में ले आएंगे, तो इसका पोलराइजेशन जो है उस पाथ को फॉलो नहीं करेगा। सो उसका जो हिस्टैरिसीस लूप होगा इस तरह से होगा। प्रीवियस क्लास में ही मैंने डिटेल में इसे डिस्कस किए। अब ये हमारा जो पैरा इलेक्ट्रिक मटेरियल है, पैरा इलेक्ट्रिक मटेरियल का जो कर्व बनेगा, पैरा इलेक्ट्रिक मटेरियल में याद रखना कि यहाँ पर कोई स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन दिखने हमें नहीं मिलेगा। फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल में जो स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन होता है, स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन, देखो इस पॉइंट पे, मतलब यहाँ पर फील्ड जीरो है लेकिन पोलराइजेशन हमारा जीरो नहीं है, मतलब यहाँ पर स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन हमें दिखने को मिलता है। लेकिन ये जो पैरा है, ये पैरा इलेक्ट्रिक मटेरियल है। पैरा इलेक्ट्रिक मटेरियल में क्या होगा? पैरा इलेक्ट्रिक मटेरियल में हमें स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन दिखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जिस पाथ से ये इसका पोलराइजेशन होगा फील्ड के साथ, उस पाथ से ही ये रिटर्न करेगा। फिर अगर हम इसको रिवर्स डायरेक्शन में अगर हम ले जाएंगे फील्ड को, तो ये क्या होगा? ये रिवर्स डायरेक्शन में आके एक पॉइंट तक सैचुरेशन पॉइंट पे आ जाएगा। फिर अगर हम फील्ड को डिक्रीज करेंगे और जीरो पोजीशन पे ले आएंगे, तो ये क्या करेगा? ये फिर से उस पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पैरा इलेक्ट्रिक का। अब देखो यहाँ पर और एक मटेरियल मैंने बताया कि एंटी फेरो इलेक्ट्रिक, एंटी फेरो इलेक्ट्रिक। सो एंटी फेरो इलेक्ट्रिक हम जानते हैं, जैसे कि एंटी फेरो मैग्नेटिक जो मटेरियल होता है, उसमें क्या होता है? एंटी फेरो मैग्नेटिक मटेरियल में जैसे कि उसका हर जो डोमेन के अंदर जो डाइपोल मोमेंट रहता है वो इक्वल एंड एंटी पैरेलल रहता है कि नहीं? जैसे फेरो मैग्नेटिक मटेरियल में हमने देखा है कि सारे के सारे जो डाइपोल मोमेंट है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, उसका डायरेक्शन एक ही दिशा में होता है। लेकिन एंटी फेरो मैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड अगर हम उसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो देखोगे कि उस मटेरियल के ऊपर इक्वल एंड एंटी पैरेलल उसका जो डाइपोल मोमेंट है रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पर सेम टू सेम यहाँ पर जो हमारा एंटी फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल है, एंटी फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल का भी वो जो डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा? इक्वल एंड एंटी पैरेलल होगा, ठीक है। और इसका जो हिस्टैरिसीस कर्व बनेगा तो देखो कुछ इस तरह से बनेगा। ये सिर्फ काब को याद रखना है, इसका जो हिस्टैरिसीस कर्व है इसे सिर्फ याद रखना। तो इस मटेरियल का जो कर्व बनेगा, ये कर्व कुछ इस तरह से दिखेगा। पत्ता के तरह दिखने लगेगा, ठीक है। ये है हमारा पोलराइजेशन और एक दिशा में है हमारा फील्ड। सो ये बेसिकली हमारा पैरा फेरो और एंटी फेरो का, एंटी फेरो इलेक्ट्रिक, ये तीनों का ये हिस्टैरिसीस कर्व है, ठीक है। तो अब इस चैप्टर में हमारा जो जितने सारे मटेरियल था, जैसे कि पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है, इन सब मटेरियल के बारे में और एक मटेरियल हमने स्टडी किए जिसे हम क्या कहते हैं? पायरो इलेक्ट्रिक मटेरियल। तो इन सारे मटेरियल तुम लोगों के सिलेबस में है, ये सब हमने डिटेल में डिस्कस की, इसे अच्छी तरह से पढ़ाई करना, ठीक है। अब हम हमारा जो मैग्नेटिक मटेरियल है,
मैग्नेटिक मटेरियल का एक हम रिव्यू कर लेते हैं, एक टेब्यूलर फॉर्म में, ठीक है, एक टेब्यूलर फॉर्म में हम देखते हैं। सो उसे देखो, जैसे कि पहले हम ले लेते हैं, कि याद रखने में बहुत इजी होगा। एक कॉलम यहाँ पर बना लो मैग्नेटिज्म का, ठीक है, यहाँ पर हमारा मैग्नेटिज्म का एक कॉलम होगा। एक हम ले लेते हैं उसका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल, और यहाँ पर हम ले लेते हैं मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक बिहेवियर। तो बताओ मैग्नेटिक मटेरियल, हम कितने टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल हम डिस्कस किए हैं? मैग्नेटिक मटेरियल कितने टाइप का होता है बताओ तो। कुंदन, अरे कुंदन, हेलो। सर आवाज कट रहा है सर। आवाज कट रहा है, अब ठीक है ना? तुम्हारी आवाज तो हम क्लियरली सुन पा रहे हैं। अभिजीत, यस सर। बताओ कि हमारा जो मैग्नेटिक मटेरियल आवाज कट रहा था सर। हाँ, आवाज थोड़ा थोड़ा कटेगा अभी, आज का टावर नेटवर्क बहुत वीक है, ठीक है, इसे ही एडजस्ट कर लेना पड़ेगा। अब बताओ हमने मैग्नेटिक जो मटेरियल है, कितने टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल हम स्टडी किए हैं? 3 टाइप सर। 3 टाइप, बताओ कौन सा? डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। कितने किए हैं? डाया, फेरो और पैरा, ये 3 ही क्लास किए हैं और नहीं? डायमैग्नेटिक, हाँ हाँ, मैंने सुन लिया, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरो मैग्नेटिक, यही कहा ना? और 2 मटेरियल हमने स्टडी नहीं किए, एंटीफेरोमैग्नेटिक और एंटीफेरोमैग्नेटिक। एंटीफेरोमैग्नेटिक और फेरी मैग्नेटिक क्लास किया है ना? एंटीफेरोमैग्नेटिक। सो देखो, पहले हम ले लेते हैं डायामैग्नेटिक, ठीक है, डाया मैग्नेटिक। तो हमारा ये जो डायामैग्नेटिक मटेरियल है, डायामैग्नेटिक मटेरियल का एग्जांपल क्या है? एक ले लो सिलिकॉन, कॉपर, और हमारा जो इनर्ट गैस होता है, इनर्ट गैसेस। वैसे ही देखो आप अभी, आवाज आ रहा है ठीक से? आवाज ठीक से आ रहा है अभी? My voice clear? यस सर। सो देखो यहाँ पर जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है, मैग्नेटिक जो मटेरियल है, डायमैग्नेटिक मटेरियल का हमने यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिया है, जैसे सिलिकॉन है, कॉपर है और कुछ इनर्ट गैस है। वैसे ही बहुत सारे इसका जो एग्जांपल है, हमने जब डायमैग्नेटिक मटेरियल हमने स्टडी किया है, तब भी हम वहां पर बोल दिए थे कि
इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम जस्ट 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि सिलिकॉन है, इनर गैस है, और देखो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा डायमैग्नेटिक मटेरियल है, डायमैग्नेटिक मटेरियल ये हमारा डायमैग्नेटिक मटेरियल है। यहाँ पर हमारा जो फील्ड है, फील्ड क्या है, 0 है, मतलब कोई भी फील्ड नहीं है। सो इसका जो स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरह सा होगा, ठीक है। मतलब इसके अंदर कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि ये एक दूसरे को कैंसिल कर देता है कि नहीं? एक दूसरे को, इसका जो स्पिन है, स्पिन की वजह से क्या होता है, एक दूसरे को कैंसिल करता है। सो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एटम्स हैव नो मैग्नेटिक मोमेंट, नो मैग्नेटिक मोमेंट। क्यों इसका कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता, ये हमने डायमैग्नेटिक मटेरियल के क्लास में डिटेल में स्टडी किए, ठीक है। सो यहाँ पर कोई भी मैग्नेटिक मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलेगा। अब इसका 2 कर्व आता है, एक होता है हिस्टैरिसीस कर्व, और एक क्या होता है, एक होता है हमारा काई के साथ जो टेम्परेचर का कर्व होता है, ठीक है। वो 2 कर्व तुम्हें याद रखना, ठीक है, तुम लोगों को याद रखना है 2 कर्व। सो हम देखते हैं, पहला जो है, पहला हम ले लेते हैं हिस्टैरिसीस कर्व, ठीक है। हिस्टैरिसीस कर्व बताओ तो किस किस के बीच में है? ये किसके बीच में आता है? सर एच और बी सर। एच और बी। सो डायमैग्नेटिक मटेरियल के ये जो कर्व है, कर्व कैसे बनेगा बताओ? इसके ऊपर फील्ड को अप्लाई करने से इसके बिहेवियर क्या क्या होता है? जब डायमैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर हम फील्ड को अप्लाई करते हैं, जब फील्ड नहीं है, फील्ड जब 0 है, तब क्या है, इसका कोई मूवमेंट नहीं है। लेकिन जब इसके ऊपर हम फील्ड को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? क्या होता है? सर पोलराइजेशन होगा सर। कि कौन बोला रहे पोलराइजेशन होगा? तो मैग्नेटाइज होगा सर। मैग्नेटाइज होगा। उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा? वीकली मैग्नेटाइज सर, डायरेक्शन सर उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में फील्ड है। कौन बोला? अभिजीत सर। अभिजीत, ऐसा पढ़ाया था मैंने। नहीं नहीं, पारा में होता है, पारा में होता है सर, अपोजिट डायरेक्शन में होगा सर डाय में। तो काय पारा में सर वीकली डायरेक्शन मैग्नेटाइज में है? उसी डायरेक्शन। सर कंफ्यूज हो गया। तो ऐसा हाँ सर, अपोजिट डायरेक्शन। कैसे 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 हो सकता है? ये बार बार मैंने बोला। ये थोड़ा थोड़ा जो प्रीवियस लेक्चर है उसको अब स्टडी करो। अब 30-35 के बराबर क्लास हो चुका है। अभी स्टडी नहीं करोगे तो सब भूल जाओगे ना। सो इसका जो मैग्नेटाइजेशन होता है इसके अंदर, वो मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट में होता है, ठीक है। मतलब कि वीकली रिपेल करता है। तो यहाँ पर इसका जो कर्व बनता है हिस्टैरिसीस, वो कर्व कुछ इस तरह से बनता है, इस तरह से बनेगा। और काई के साथ इसका रिलेशन क्या है बताओ तो? टेम्परेचर के ऊपर कोई इफेक्ट आता है डायमैग्नेटिक मटेरियल में? क्या इफेक्ट आता है? कुंदन बता। हाँ सर। हाँ क्या? हाँ
टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आता है डायमैग्नेटिक, क्या है प्रोपोर्शनल होता है सर, आई प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के साथ। टेम्परेचर प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा, टेम्परेचर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यस अभिजीत बताओ क्या होगा? सर वो सर पारा में कन्वर्ट हो जाता है। सवाल बक रहे हैं सब। डायमैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? उसका जो इलेक्ट्रॉन स्पिन है, स्पिन का डायरेक्शन ऑपोजिट में है ना, यस सर। तो स्पिन का जो एनर्जी मिलेगा, स्पिन का जो मूवमेंट मिलेगा, स्पीड मिलेगा, वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा एक दूसरे के साथ। तो फायदा क्या है? एक दूसरे को तो फिर से ही कैंसिल कर देगा। उसके ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट आता है डायमैग्नेटिक मटेरियल में? हमने बोला है नहीं सर, नहीं है। तो यहाँ पर काय के साथ टेम्परेचर का क्या रिलेशन होगा? एक साइड काय ले लो, एक साइड ले लो टेम्परेचर, क्या रिलेशन होगा? टेम्परेचर का बढ़ाओ तो काय के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये हमारा डायमैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटिक बिहेवियर है। अब दूसरा हम देख लेते हैं पैरामैग्नेटिक। सो पैरामैग्नेटिक मटेरियल का एग्जांपल क्या है? अच्छा, डायमैग्नेटिक मटेरियल का ससेप्टिबिलिटी क्या आता है बताओ? स्मॉल एंड क्या? स्मॉल एंड नेगेटिव, स्मॉल एंड नेगेटिव। स्मॉल एंड नेगेटिव। सो इसका जो ससेप्टिबिलिटी होगा, ससेप्टिबिलिटी होगा, क्या होगा? स्मॉल एंड इसका जो वैल्यू आएगा नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव आएगा। सो अब देखो पैरामैग्नेटिक जो मटेरियल होता है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के बेसिकली जो एग्जांपल होता है, जैसे कि हमारा एल्यूमिनियम, O2, है कि नहीं? ये क्या होता है? इसका एग्जांपल होता है। और भी बहुत सारा एग्जांपल है, जैसे पैरामैग्नेटिक मटेरियल हमने जब क्लास लिए थे तब भी हम बताए थे। ठीक, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर देखो। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर H का वैल्यू 0 है। ठीक है, H हमारा 0 है, मतलब यहाँ पर कोई भी फील्ड हमने अप्लाई नहीं की। सो इसके अंदर डाइपोल होगा कि नहीं होगा? इसके अंदर डाइपोल होगा कि नहीं होगा बताओ? अभी H 0 है। नहीं होगा सर। पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दिया क्या? कुंदन बता क्या होगा? होगा, मतलब किस तरह से होगा? रैंडमली अरेंज होगा। रैंडमली अरेंज होगा। ठीक है, अभिजीत सब भूल गए? हाँ, तो कुछ दिन पहले ही मैंने रिवाइज नहीं की, मटेरियल को डिस्कस किए थे। रिवाइज नहीं किया सर। रिवाइज करना होगा। इसके बाद पिछले जो जो जितने सारे क्लास हुआ है अभी तक, सबको रिवाइज करना होगा, क्योंकि हम कभी भी इस मटेरियल का वाइवा ले सकते हैं। ठीक है, तो उसको रिवाइज करो कंटिन्यूअसली। सो ये इसका डाइपोल मूवमेंट होगा, परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होगा, लेकिन ये रैंडमली अरेंज होगा।
तो रैंडमली अरेंज होने के वजह से क्या होता है, इसका जो एक दूसरे को कैंसिल कर देता है और इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो 0 होगा जब H इज इक्वल टू 0। सो हम यहाँ पर लिखेंगे कि एटम्स हैव randomly oriented magnetic moment, ठीक है। अब देखो ये जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल का हमारा जो BH कर्व होगा तो कैसा दिखेगा, कैसे दिखेगा, ये भी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। मतलब कि इसका जो इसको अगर मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर अगर हम अप्लाई करेंगे तो ये लीनियरली थोड़ा थोड़ा करके इसका मैग्नेटिज्म बढ़ेगा। मतलब कि ये मटेरियल मैग्नेट से क्या करता है, वीकली अट्रैक्ट करता है और उसके डायरेक्शन टुवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन होगा। अब इसका जो पाई और टेम्परेचर का जो कर्व है, ठीक है, पाई और टेम्परेचर का कर्व क्या बनेगा, बोलो इसके ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आएगा, कुंदन बताओ क्या आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सर ये। क्या होगा, सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सर। सर सर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सर। प्रोपोर्शनल होगा, नहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सो इसका जो कर्व बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। इस तरह से, ठीक है। अब थर्ड हम देखते हैं फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का हम तो एग्जांपल जानते ही है, क्या है बताओ तो, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के एग्जांपल क्या होता है, आयरन, कोबाल्ट, आयरन, निकेल, कोबाल्ट, सही तो, सही है, आयरन, निकेल, कोबाल्ट। अच्छा ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल का जो ससेप्टिबिलिटी होगा उसका वैल्यू क्या आएगा, इसका ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव एंड स्मॉल, स्मॉल एंड पॉजिटिव, स्मॉल एंड पॉजिटिव, स्मॉल एंड पॉजिटिव। इसका ससेप्टिबिलिटी जो आएगा स्मॉल एंड पॉजिटिव। अब यहाँ पर निकेल, आयरन, कोबाल्ट, सो इसका जो एलाई होता है वो भी इसका एग्जांपल होता है, हमने देखा था। और यहाँ पर बताओ तो इसके जो ये मटेरियल जो है इसके अंदर क्या है जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल से डिफरेंट है, यहाँ पर क्या होता है, डोमेन वाला कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं, यहाँ पर डोमेन कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में।
ये सारे के सारे डोमेन है, कुछ डोमेन इस डायरेक्शन में होगा, कुछ डोमेन इस डायरेक्शन में होगा, कुछ इस तरफ से होगा, कुछ इस तरफ से होगा, कुछ डायरेक्शन। ये भी रैंडमली अरेंज होगा। जब h इज इक्वल टू 0, सो यहाँ पे जो जितने सारे डोमेन होगा सभी डोमेन रैंडमली अरेंज होता है। रैंडमली अरेंज होने की वजह से क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। सो नेट मोमेंट, नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, यहाँ पर नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो 0 होगा जब फील्ड हमारा 0 है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर परमानेंटली यहाँ पर डाइपोल मोमेंट रहेगा और वो डोमेन के कॉन्सेप्ट में रहेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एटॉम्स आर ऑर्गेनाइज्ड atoms are organized in domain which have parallel aligned magnetic moment, which align parallel magnetic moment। देखो हर एक डोमेन के अंदर देखो जितने सारे डाइपोल मोमेंट है सब देखो एक दूसरे के साथ पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल है। लेकिन हर डोमेन की डायरेक्शन अलग अलग होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल कर देता है जब फील्ड 0 है। लेकिन जब हम फील्ड को इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, फील्ड को जब हम इंक्रीज करेंगे तो हमने बताया था कि जो फेवरेबल डोमेन है वो पहले उसका जो वॉल है उसका वॉल टूटेगा, उसका वॉल टूटेगा मतलब कि वो सारे के सारे डोमेन एक दिशा में हो जाएगा। फिर फील्ड को अगर और भी ज्यादा इंक्रीज करेंगे तो नॉन फेवरेबल जो डोमेन होगा वो डोमेन का उसका वॉल भी वैनिश हो जाएगा और इसके अंदर एक जायंट सा बड़ा सा एक डोमेन, सिंगल डोमेन क्रिएट हो जाएगा और इसके अंदर सारे के सारे जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा वो उसके डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में होगा और उस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की तरफ होगा। इसलिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का जो अट्रैक्शन है मैग्नेटिक फील्ड पे या मैग्नेटिक मटेरियल से या फिर मैग्नेट से वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। अब देखो इसका जो हिस्टैरिसीस कर्व बनता है वो तो हमने देखा ही है। देखो H है और ये B है, ठीक है। तो इसका कुछ इस तरह सा बनेगा, ये इसका सैचुरेशन पॉइंट, ठीक है। अब फील्ड को डिक्रीज करने से क्या होगा, ये रिवर्स